जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही निकल के आ रहा है फ्रंट पेज पे आज कि ट्रंप और हैरिस में जो कांटे की टक्कर है, मान के चलिए यहाँ पे 50% और 50% सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है इन लोगों को। इतना कांटे का टक्कर यहाँ पे होने वाला है। इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी देखेंगे कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ रही हैं और ये जो रिपब्लिक पार्टी से लड़ रहे हैं, दो पार्टी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी में इतनी तगड़ी यहाँ पे फाइट हो रही है आज के डेट में कि आपको बस बैकग्राउंड डिटेलिंग से ही पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। और इसकी डिटेलिंग यही है, यहाँ पे आपको बता दें कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट का इलेक्शंस हो रहा है, इसकी अगर डिटेलिंग देखा जाए तो किस प्रकार से यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग निकल के आएगी। तो 2024 का स्टेट का इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 स्टेट हैं। कहाँ पे? यूएसए में। कितने स्टेट हैं? 50। एक्चुअली सबसे पहले जब अंग्रेज यहाँ पे कैप्चर किए थे, कॉलोनी बनाए थे, तो मात्र 13 ही स्टेट हुआ करते थे। वो भी इस फील्ड की बात कर रहे हैं, इसी जोन में 13 स्टेट हुआ करते थे। जब ये आजादी लिया, यानी अपने आप को फ्रीडम कराया, तब जाकर के धीरे धीरे स्टेट यहाँ पे बढ़े और इसका संविधान लिखा गया। तो टोटल आज के डेट में अगर बात करें तो 50 स्टेट हैं। उन्हीं का इलेक्शन हो रहा है। 5 नवंबर 2024 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी। दो चीजों की इलेक्शन होगी, एक तो 435 सीटों की, तो 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम अपने इंडिया में लोअर हाउस बोलते हैं। अब यहाँ पे अपर हाउस क्या हो गया? अपर हाउस सीनेट हो गया, वहां का सीनेट हो गया। तो यहाँ पे सीनेट का 100 में से 34 सीट पे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें, ऑलमोस्ट 218 सीट चाहिए यहाँ पे मेजॉरिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ सीटें वैकेंट होने की वजह से 217 मेजॉरिटी आज की डिमांड कर रही है। जो 217 में लेके आएगा सीट, उसकी सरकार यहाँ पे बनेगी। तो फाइट बहुत टक्कर की है, शायद ट्रंप यहाँ पे जीत जाए, ये न्यूज निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? सेकंड, तो जो अभी इलेक्शन चल रहा है, ये 119th यूनाइटेड नेशन कांग्रेस का इलेक्शन चल रहा है। यानी 118वां पिछला था, 119वां ये रहा। आशा करते हैं जो आपको अभी डिटेलिंग दिया, यहाँ पे देख सकते हैं जो बिडेन इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, यानी अभी रूलिंग में है। कुछ ही दिन में ये हट जाएंगे अगर हार गए तो, और अगर जीते तो भी ये हटेंगे, क्योंकि कमला हैरिस यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। 50-50 जनता डाइवर्ट हो चुकी है। अब यही इशू निकल के आ रहा है यहाँ पे, जो आपको मैं इस आर्टिकल के अंदर बताया हूँ बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ। दूसरा जो बैकग्राउंड डिटेलिंग का और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है आपके लिए, वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट अभी एक जजमेंट दे दिया। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि स्टेट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो हर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को हथिया ले, यानी अपने प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल करे, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझे। इसी प्रकार का बात निकल के आ रहा है। ये काफी कॉन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट अभी नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का स्टेटमेंट कैसे दे सकता है और क्यों दिया है, ये सब मुद्दे अभी आपको आने वाले एडिटोरियल में मिलेंगे, उसका आप चिंता ना करिए। लेकिन अगर बात करी जाए डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन दिए हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी केवल स्टेट के लिए यहाँ पे नहीं है, वो भी सारी की सारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो दो जज जो हैं इससे रिमार्क देते हुए नजर आ रहे हैं, वी आर कृष्णा अय्यर। अब यहाँ पे अगर इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए, कई बार 7th शेड्यूल की बात करें अगर, तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट रखे गए हैं। वो 3 लिस्ट कौन कौन है, तो आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग देखनी पड़ेगी। चलिए बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे उसकी हम देख लेते हैं। ये 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है। 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो यही कहता है कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, वो इसी आर्टिकल से निकल के आता है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि ये जो पार्ट है
वो 12th शेड्यूल का पार्ट है। कौन सा? 7th शेड्यूल की बात करी जा रही है। 7th शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट, इसी के अंतर्गत आता है इसके 7th शेड्यूल के। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। 3 लिस्टों की सूची बनाई गई है कि स्टेट किस में काम करेगा, सेंटर किस में काम करेगा, और कंकरेंट यानी दोनों मिलके स्टेट प्लस यूनियन दोनों मिलके किस में काम करेंगे। ये 3 सूची बनाई गई है। और सूचियों की लिस्ट भी देखी जाएगी, लेकिन अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो सकता है कि इस यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट में अभी 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट की बात करें तो 61 है। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 52 सब्जेक्ट्स आ गए हैं। पहले यहाँ पे कितने थे? 47 थे। और यहीं पे पहले बात करें तो 97 यूनियन में थे, जो अब बढ़ के 100 हो गए हैं। 66 थे, जो घट के 61 हो गए हैं। और यहाँ पे 47 थे, जो 52 हो गए हैं। तो ये इन दोनों में कुछ चेंजेस हो गए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भारत सरकार 1976 को करी थी, और 5 सब्जेक्ट्स निकाल करके स्टेट से करंट लिस्ट में लेकर के आई है। वो कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीजें लाई गई हैं, किस सन में लाई गई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तीनों के क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें कि वो सब्जेक्ट्स कौन कौन हैं, तो आपको यहाँ पे बता दें, एजुकेशन वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत 1976 में इसको शिफ्ट किया गया था कंकरेंट में। तो कंकरेंट लिस्ट में इसको डाला गया, इसीलिए 47 से ये 52 हो गया, क्योंकि 5 सब्जेक्ट इसमें आ गए। अब एजुकेशन की बात करी जा रही है तो फॉरेस्ट की भी बात करी जा रही है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की भी बात करी जा रही है, बर्ड्स की, वेट एंड मेजर्स की भी बात करी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करी जा रही है। किसको छोड़ के? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को छोड़ के बाकी सारे जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन शिफ्ट किए गए हैं किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। तो ये थी बैकग्राउंड डिटेलिंग। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिस्टों की, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर लिस्ट ही आपको पता ना हो तो कैसे आप डील करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं, वो आपको काफी अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूनियन लिस्ट से शुरुआत करेंगे कि क्या क्या यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी सरकार है, पार्लियामेंट से इस पे कैसी इसमें लॉ किस किस फील्ड में बना सकते हैं। तो ये इसके हो गए डिफेंस में, एटॉमिक एनर्जी में, बड़े बड़े मुद्दे हैं ये, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, वार एंड पीस में, बैंकिंग में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में, सेंसस में, एयरवेज में, मेजर पोर्ट्स में, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड क्वाइनेज में। यूनियन लिस्ट ओरिजिनली यहाँ पे 97 था, बाद में इसको 100 कर दिया गया। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं? ये सारे मेजर एस्पेक्ट्स कवर किया गया है, मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बताया गया। वहीं पे स्टेट लिस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आता है, पुलिस आता है, जेल आता है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, पब्लिक हेल्थ की बात करी जा रही है, लैंड की बात करी जा रही है, लीकर ट्रेड की बात करी जा रही है, कॉमर्स की बात करी जा रही है, लीकर मतलब शराब, लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री की भी बात करी जा रही है, स्टेट पुलिस सर्विस की बात, पब्लिक सर्विस की बात करी जा रही है, जिसमें टोटल 61 सब्जेक्ट आ जाते हैं। यहीं पे कंकरेंट लिस्ट में क्या बातें करी जा रही है? देखिए, ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में चीजें हुई थी, एजुकेशन को लेकर के आया गया। अब यहाँ पे कौन कौन से लिस्ट में है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड की बात करी जा रही है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करी जा रही है, ट्रेड यूनियन की बात करी जा रही है, एडल्ट्रेशन, एडॉप्टेशन और सक्सेशन, किस हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, ये भी एक सक्सेशन की बात करी जा रही है। बोथ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर इस पे क्या कर सकते हैं? इस मैटर में लॉ बना सकते हैं।
तो इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट्स है। आशा करते हैं जो अभी आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया मैं, ये सारी की सारी डिटेलिंग आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, फ्रूटफुल लग रहा हो, सही लग रहा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक निकल के आ रहा है न्यूज की, जो है वुमेन हॉकी टीम एशिया की, तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी आपके बिहार में होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? तो राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, राजगीर बिहार में होने वाला है। कब से कब? तो 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बिहार गवर्नमेंट की यहाँ पे ये निकल के आ रहा है। तो क्या थीम है? ये हॉकी का पर्व, बिहार का पर्व रखा गया है। तो इसमें इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया जैसी एशियन कंट्री पार्ट लेंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 कंट्री यहाँ पे पार्ट ले रही हैं। देखते हैं कौन यहाँ पे जीत सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को, जो मैं पिछले भी बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नया एस्पेक्ट निकल के आया है, उसको भी बताएंगे। इंडिया और कनाडा की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लोकेशन को देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के कंसर्न में अगर बात करी जाए तो कनाडा और इंडिया की जो रिलेशन है काफी हद तक अभी आज के डेट में हम कह देंगे कि कॉन्फ्लिक्टेड चल रही है। दोनों में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो खत्म हो चुके हैं। उस इश्यू को हम देखेंगे। ये रहा आपका कनाडा। कनाडा जो है अलास्का और यूएसए यहाँ पे बॉर्डर टच करता है। अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हडसन बे यहाँ पे है। ये कुछ इसके स्टेट और प्रोविंसेस हैं, वो देख सकते हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं, मुद्दों पे आते हैं कि क्या क्या इश्यू है। तो इंडिया क्यों एक्यूज कर रहा है कनाडा को कि आप जो है खालिस्तानी टेररिस्ट को अपने यहाँ सिंपैथाइजर के रूप में रखे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं। सीधे सीधे खालिस्तानी टेररिस्ट इंडिया यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहा है। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? तो एक सिख वोट बैंक की वजह से यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सिख वोट बैंक है यहाँ पे, और इंडिया जो है इन पे आरोप लगाता है। तो ये कह रहे हैं कि केवल सिख वोट बैंक यहाँ पे कितना है, आप इतना हम पे आरोप लगाते हैं कि सिख वोट बैंक की वजह से हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मात्र 2% ऑफ द कनाडियन पॉपुलेशन की यहाँ पे सिख वोट बैंक है। सोचिए, मात्र 2% है। ये देखिए, 2% कनाडा पॉपुलेशन की यहाँ पे सिख वोट बैंक है। तो हम इनसे कितना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ये बताइए। तो यही सब बातें यहाँ पे निकाल के आ रही है। कनाडा जो है इन दूसरी तरफ कनाडा जो है इन जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे जो खालिस्तान का डिमांड रख रहे हैं, सिख कम्युनिटी, उनको अपने देश से बाहर निकालने के लिए मना कर दिया। कह दिया हम क्यों निकालें यहाँ पे, हम क्यों निकालें इनको, हमारे कंट्री में ये सिटीजन के रूप में आए हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करी जा रही है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अभी जो टर्मोइल चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आई है, वो ये क्या है? तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई है। हत्या के पीछे ये कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया का हाथ है, ऐसा वो सीधे सीधे एलिगेशन हम पे लगा रही है। अब यहाँ पे सीधे एलिगेशन लगाने की वजह से अपने दोनों कंट्री, इंडिया और कनाडा, दोनों कंट्री अपने यहाँ के डिप्लोमेट को अपने अपने घर बुला ली है, यानी वो वहां के एनवॉय लोग छोड़ के इधर आ गए। अब ये इशू इतना बढ़ गया है कि काफी ये हाईलाइटेड न्यूज में निकल के आ रहा है, जिसके कारण हिंदू सिख यहाँ पे टेंशन एक्सकलेट हो गया। अभी रिसेंटली पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया टेम्पल पे अटैक किया गया था प्रो खालिस्तानी के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है। यहाँ पे आपको यही सारी चीजें बता रहा है कि जो बहुत सारे ऐसे खालिस्तानी टेररिस्ट हैं जिनकी अकाउंट हम लोग फ्रीज कर दिए हैं और उनको अपने यहाँ आने में बैन भी किए हुए हैं। तो ये यही है, नो फ्लाई लिस्ट में उनको डाल दिए हैं, वो देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, और जो बाहर हैं वो आ कैसे सकते हैं। यही इसी प्रकार की इश्यू है। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग को भी देखेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये इंडिया और
इसका रिलेशन हो जाता है। 19वीं सेंचुरी से इसका इंडिया और कनाडा का रिलेशन कॉमनवेल्थ नेशन और हम दोनों लोग पार्ट हैं G20 के। बाइलेटरल ट्रेड यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है लगभग 9.36 बिलियन डॉलर की। इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है 5.56 बिलियन और इंडिया जो है इंपोर्ट करता है क्या 3.80 बिलियन के आसपास। दोनों में अगर बात करी जाए तो बहुत हद तक सही से चल रही थी, लेकिन 2021-22 के आसपास अगर बात करें तो यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। अब यहाँ पे क्या है इश्यू, अगर बात करी जाए फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट मई 1974 की, तो यहाँ पे फिशनेबल मटेरियल जो था साइरस न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, ये कौन दिया था हमें, तो ये कनाडा ही सप्लाई किया था। तो इंडिया और कनाडा की कंसर्न यही निकल के आ रही है यहाँ पे। तो हम इन सब चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर की असैसिनेशन की, तो इसमें इंडिया कह रहा है मेरा रोल नहीं है, लेकिन कनाडा कह रहा है आपका इसमें रोल है। दोनों अपने अपने डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ ले चुके हैं। तो आज के अगर संदर्भ में बात करें तो आपको बता दें यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है, इंडिया ये भी कह रहा है कि आप प्रो खालिस्तान का जो सपोर्ट करते थे ना, प्रो खालिस्तान की, वो आप 1985 में जो एयर इंडिया का बॉम्बिंग हुआ था जिसमें 329 लोगों की हत्या हुई थी भारत में, तो 329 लोगों की डेथ हुई थी, उसको आप प्रिवेंट कर सकते थे। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने सपोर्ट किया प्रो खालिस्तान का। तो ये सब इश्यू कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है। तो एयर इंडिया की बॉम्बिंग हुई थी जिसके कारण 300 के आसपास लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इंडिया कनाडा के रिलेशन आज के अगर बैकग्राउंड में डिटेलिंग में आपको दिए तो ये बहुत हद तक नीचे जाती हुई नजर आ रही है। ट्रेड को लेके, अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेके, डिप्लोमेसी को लेके, इकोनॉमी को लेके, पॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स को लेके, सारी चीजों में हम नीचे जा रहे हैं। तो इस इश्यू को आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा क्या क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और कनाडा में। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डाटा को लेकर के इश्यू निकल के आ रहा है कि हम इसको फॉरेंसिक में ऐड कर सकते हैं। ये और ऐड करने के क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम देखेंगे। UIDAI यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है इसमें, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा डाटा को और प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, चलिए जल्दी से बताइए तो। और इंश्योर करेगा कि कोई भी इसका मिसयूज नहीं करेगा। तो इसी को आधार डाटाबेस के अंतर्गत लाया गया है। पुलिस के पास भी इसका एक्सेस नहीं होगा डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इस प्रकार की भी बातें बोली जा रही हैं। एक विशेष परिस्थिति में ही पुलिस इसका उपयोग कर सकता है। कुछ सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन 33 आधार कार्ड ये परमिट करता है कि डिस्क्लोजर जो इंफॉर्मेशन है, हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर मतलब तभी दे सकते हैं, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं अंडर एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये कोर्ट का आदेश चाहिए तब जाकर, और नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से नीचे का कोई कोर्ट अगर आदेश भी दिया तो भी अलाउ नहीं करेंगे कि इसका इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए। इस प्रकार से तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्यों, वो हम आगे समझेंगे, आपको बताएंगे। सेक्शन 29 में ये प्रोविजन है कि सेक्शन 33 अपने आप यह क्लियर करता है कि कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है, जो इंक्लूड करता है क्या, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, ये शेयर किया ही नहीं जा सकता किसी के साथ फॉर एनी रीजन व्हाट्सओवर। कोई भी रीजन हो हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसको फॉरेंसिक वर्ड से जोड़ने के पीछे क्या कारण है कि मान के चलिए आने वाले समय में कोई डेड बॉडी मिल जाती है रोड पे, रोड के किनारे, या फिर कहीं गाड़ी हिट करके किसी को चल जाती है, लावारिस बॉडी है, कोई अपना घर छोड़ के आया बाहर, उसकी डेथ हो जाती है, उसके पास ना मोबाइल है ना आधार कार्ड है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो ये फोरेंसिक डाटा में इस्तेमाल करने की बात चलाई जा रही है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेलिंग की बात करें तो टोटल 12 अंक होते हैं आधार कार्ड में, जिसे हम UIDAI बोलते हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, और यही वेरीफाई करेगा व्यक्ति की आइडेंटिटी, कहाँ का है, क्या लोकेशन, नाम, पिता, जो भी इसकी डिटेलिंग दी जाती है वो सब इसमें है। अब अगर बात करें कि आर्टिकल क्या कह रहा है कि यो
आर्टिकल है, कुछ केसेस में ये कह रहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आइडेंटिफाई अननोन बॉडी, अभी आपको बताया, जो लोग बिना किसी आईडी कार्ड के चल रहे हैं, उनकी डेथ हो जा रही है या एक्सीडेंट हो रहा है या फिर किसी कारणवश मरे पाए जा रहे हैं, उनको हम कैसे जानेंगे? तो फिंगरप्रिंट की मदद से हम उन सब चीजों को जान सकते हैं और इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फंडामेंटल राइट टू द लाइफ विद डिग्निटी भी यहाँ पे आ रही है, राइट टू प्रिवेसी, लाइफ विद डिग्निटी, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पे घेरे में आ जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स जब घेरे में आ जा रहा है तो यहाँ पे रोल निकल के आ रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये सब चीजें बोला है कि राइट टू प्रिवेसी लोगों की रहनी चाहिए, आप लीक नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, डिलेमा, कि कैसे हम इन चीजों को बैलेंस करें, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रिवेसी। तो राइट टू लाइफ यही कह रहा है कोई मर जाए तो उसको अंतिम संस्कार उसके इज्जत के अनुसार होना चाहिए। राइट टू लाइफ ये कह रहा है कि उसकी प्रिवेसी बनी रहनी चाहिए, शेयर नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसमें बैलेंस बनाए कैसे? यही राइट टू डिग्निटी यहाँ पे आ जा रहा है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई है, उसी सब चीज को यहाँ पे बात करें। तो अब यहाँ पे बात करी जा रही है सीधे सीधे, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आदेश देगा तब जाकर के इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं आधार का पुलिस के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे मिले हैं जो, जैसे कि मृत्यु जिसकी हुई है, जिन इंडिविजुअल की, उनको कोई जान ही नहीं पा रहा है कि कहाँ के हैं, इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस पता ही नहीं कर पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है बैकग्राउंड में अगर जाए तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ का है या फिर कौन क्या क्राइम कर रहा है। तो ये बहुत हद तक इश्यू निकल के आ रहा है। तो इसमें क्या समाधान है, सोल्यूशन क्या निकल के आ रहा है? सोल्यूशन यही निकल के आ रहा है यहाँ पे कि हमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जो आदेश देगी तब जाकर के आपका हम आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आपका फिंगरप्रिंट करा सकते हैं। लेकिन ये चीजें हाई कोर्ट को न देकर के ये रीजनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको ये पावर देने की बात करी जा रही है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही ये चीजें हो जाए। इससे क्या फायदा होगा? तो इससे यहाँ पे यही बातें बोली गई हैं कि कहीं ना कहीं ये फिंगरप्रिंट अगर मिल जाएगा तो हम उस व्यक्ति की शिनाख्त कर सकेंगे कि ये है कौन, कहाँ का रहने वाला है, ये तो हमें पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो उसकी फैमिली मेंबर होगी, उसको हम वो बॉडी दे सकते हैं। तो एक राइट टू डिग्निटी और राइट टू प्रिवेसी भी बनी रहेगी और हम दे भी देंगे। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट से हम लोग जब जाएंगे इस प्रकार का ऑर्डर लेने तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हाई कोर्ट के बहुत सारे केसेस हैं, अपने उनके बर्डन हैं, उस बर्डन को भी कम किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, क्या वो देखेगा कि हम लोगों का ये इश्यू छोटा देखेगा? तो इसको हटा के हम डीएम तक शिफ्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक, ताकि सिंपली वहां पे उसका जो कार्यवाही हो सके और कम से कम डेड बॉडी, डिसीज्ड बॉडी, जो मरी हुई बॉडी है, लापता बॉडी है, उनका हम शिनाख्त कर सके। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 8 साल के गुम हो गए, उनका आधार कार्ड बना है। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को अपने घर पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि वो बच्चे कुछ नहीं बताते थे। तो ये भी एक फायदा मिला है। तो फिंगरप्रिंट की एक वैल्यू है, इसका उपयोग पॉजिटिव वे में करें तब जाकर के हो सकता है। बहुत सारे ऐसी भी कहावत हैं कि जो बॉडी डिकम्पोज हो गई हैं उनका भी फिंगरप्रिंट से पता करा जा सकता है। तो डिकम्पोज बॉडी तक की भी पता किया जा सकता है, एक्सपर्ट इस प्रकार का मानते हैं। दुर्भाग्यवश अगर बात करी जाए तो फिंगर डाटाबेस जो बात करी जा रही है, बहुत सारे ऐसे भारत के स्टेट हैं जहां पे इस प्रकार का सुविधा नहीं है, डिजिटलाइज नहीं किया गया है। तो ऐसे भी स्टेट हैं, ये भी एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है, उसको भी हमें सही करने की जरूरत है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो ये जो है पुलिस को इस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जाके ऑर्डर लेने से आप इंडिविजुअल की शिनाख्त कर सकते हैं, फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, उनके अंतिम संस्कार में मदद मिल सकती है। तो हर प्रकार के यहाँ पे राइट्स जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जो यहाँ पे बाधित हो रहे हैं, उसकी सुविधा के लिए बात बोली जा रही है। कुछ सिनेरियो में इस प्रकार से बातें निकल के आ रही है। एब्सोल्यूट अगर बंद कर दिया जाए कि आप शेयर ही नहीं कर सकते ये इन्फॉर्मेशन, तो बनाने का इसका इंपॉर्टेंस क्या रहा, इसका बेनिफिट क्या रहा, इसका वेलफेयर में यूज क्या रहा? क्या केवल आइडेंटिफाई करेगा आपको, आप जब तक मरे नहीं हैं,
तो अगर आप किसी परिस्थिति में आपका डेथ हो जा रहा है और आपके पास ना फोन है ना कोई आईडी कार्ड है, आपको पता कैसे करा जाएगा? यही सब बात करी जा रही है इसकी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस के बारे में। इस प्रकार का डिस्क्लोजर होना चाहिए। एफआईआर जो रजिस्टर्ड हो रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सेक्शन 174 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तो यही डील करती है कि पुलिस को इंक्वायरिंग ऑफिसर यहाँ पे जो भी होगा उसको इस प्रकार का अधिकार मिले कि वो डीएम से जाकर ही ये चीजें ले ले और हाई कोर्ट तक बवाल न पहुंचे, जिसके कारण हाई कोर्ट का क्या होगा, समय बचेगा तो दूसरे केसों में समय लगाएगा। तो ये जो बर्डन है हायर जुडिशरी हैंडलिंग केसेस वो गिरेगी बर्डन और इफिशिएंट वे में काम करेगा क्या, एग्जीक्यूटिव। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इन्वॉल्वमेंट की बात करी जा रही है, लेकिन जो पुलिस है उसको अगर ब्लैंकेट बैन कर दीजिएगा कि आप इंफॉर्मेशन ही नहीं ले सकते तो ये बहुत हद तक रॉन्ग हो जाएगा। यही सारी डिटेलिंग आर्टिकल में बोली गई है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट जो न्यूज निकल के आ रहा है कि बुद्ध धर्म यहाँ पे जो विश्व में एक शांति का प्रतीक देता है, मुझे व्यक्तिगत ये बौद्ध धर्म बहुत ही प्यारा लगता है। दूसरी बात यहाँ पे कि फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट यहाँ पे हुई है जो आपके न्यू दिल्ली में हुई है। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। यूनियन कल्चर मिनिस्टर और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये कॉन्क्लेव जो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा जो है इंडिया अपना विचार विमर्श किया है और अपना व्यक्तिगत जो लालसा है वो दिया है किसको, कि ओलंपिक एसोसिएशन को, कि 2036 में हम इस गेम को अपने देश में ऑर्गेनाइज करते हैं। दो ऐसी कंट्री हैं सऊदी अरेबिया और कतार, ये भी लाइन में लगी हैं कि हम भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये 5 जो रिंग हैं ये किस किस कंटिनेंट को रिजेंबल करते हैं पांचों, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 4th एशियन कंट्री टू होस्ट क्वाड्रेनेलियल इवेंट, तो ये जो है अगर इंडिया करेगी तो ये 4थी एशिया कंट्री होगी। बाकी 3 कंट्री तो कर चुकी हैं, ये 4थी एशिया कंट्री होगी। तो 2030 में हम यूथ ओलंपिक गेम की बात कर रहे हैं कि हम करेंगे और 2036 में हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। 30 और 36 दोनों में है। यहाँ पे देखते हैं भारत अपना इंटेंट को इम्प्लीमेंट कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट बात करी जा रही है जांगरा की। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो मनदीप जांगरा, ये प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। इन्होंने एक टाइटल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फीदर वेट वर्ल्ड टाइटल। तो ये इसको हरा कर तो ब्रिटेन के कैनोर मसिंतोस, ये केमेन आइलैंड के हैं। तो ये केमेन आइलैंड में इन्होंने जीता जो काफी इंपॉर्टेंट है। केमेन आइलैंड कहाँ पे है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। केमेन आइलैंड को मैं कई बार यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, जांगरा याद रखिएगा, जो अभी रिसेंटली ये अवार्ड जीते हैं। तो वे वर्ल्ड टाइटल ये जीते हैं बॉक्सिंग की। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। बी हैप्पी, बी हैप्पी।